प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग तृतीय की इस व्याख्यान माला में आपका स्वागत है। कल हमने मन की दृढ़ता निबंध पर ही चर्चा की थी और ये जानने का प्रयास किया था कि इस मन की दृढ़ता नामक निबंध में मुख्य स्थान कौन से हैं या महत्वपूर्ण स्थान कौन से हैं जहाँ से कि हम उस निबंध से प्रभावित होते हैं या वो इससे निबंध के जो निबंधकार चाहता है उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि जब हम इस निबंध को पढ़ रहे थे या इस निबंध का जब अध्ययन कर रहे थे तो पढ़ते पढ़ते हमारे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे थे, क्योंकि जब हम कोई भी विषय वस्तु को पढ़ते हैं तो एक विद्यार्थी होने के नाते, मैं हालांकि शिक्षक हूँ, लेकिन जब निबंध को पढ़ रहा हूँ या किसी विषय वस्तु का अध्ययन कर रहा हूँ तो मैं भी उसका एक विद्यार्थी होता हूँ। तो एक विद्यार्थी होने के नाते हमारे मन में कुछ प्रश्न उठते रहे और हमारा मस्तिष्क उसके बारे में सोचता है, विचार करता है और उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश भी करता है, उसका प्रयास भी सतत रूप से करता रहता है। ये बात हमने जानी, लेकिन अब हम इसको इस रूप में लेंगे कि हमारे मन में जो जो संभावित प्रश्न उठे होंगे या उठने चाहिए वो कौन से थे और हम उनका क्या उत्तर दे सकते हैं या किस तरह से हमें उत्तर देना चाहिए या उन प्रश्नों का उत्तर हम उसी समय किस तरह से ढूंढ सकते हैं ताकि जब कभी भी हम परीक्षा में प्रविष्ट हों तो उनके उत्तर आसानी से अच्छे तरीके से लिख सकें। हम जानते हैं कि जब हम प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं, जो प्रश्न हमारे मन में उठते हैं और फिर हम उनके उत्तर भी ढूंढते हैं, जैसे ही हम उत्तर ढूंढने में सक्षम होते हैं इसका तात्पर्य ये हो जाता है कि हमने उस विषय को काफ़ी हद तक समझ लिया है। तो इस समझ के लिए ही परीक्षा प्रणाली का उपयोग किया जाता है कि हमने कितनी समझ जो हमने पढ़ा है उसके बारे में प्राप्त की है। तो अब तक हमने मन की दृढ़ता निबंध पढ़ा है जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। उसको हमने कितना पढ़ा, कितना समझा और समझ करके कितना हम दूसरे को बता सकते हैं। यदि हमसे कोई पूछे तो हम उसको कितना कुछ बता सकते हैं, वो हमें अब जो प्रश्न हमारे मन में उठेंगे उनकी अब चर्चा हम करेंगे और उनका उत्तर हम किस तरह से देने में सफल हो सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो पहला प्रश्न, जैसे ही हम इस निबंध को पढ़ना प्रारंभ करते हैं वैसे ही हमारे मस्तिष्क में लेखक स्वयं उठा देता है और फिर उसका जवाब भी देता है। प्रश्न क्या उठता है कि लेखक अपने इस निबंध में निबंध लिखने की आवश्यकता क्यों महसूस करता है या निबंध लिखने की आवश्यकता क्यों बताई है, और जवाब भी देते हैं। वही जवाब हमको यहाँ लिखना ही चाहिए। लेखक क्या कहते हैं कि हर मनुष्य में कुछ न कुछ गुण होते हैं और मन की दृढ़ता जो है उन गुणों में सर्वोत्तम गुण माना जाता है। लेखक कहते हैं जब हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण होता है तो हमें इसके बारे में लिखने की आवश्यकता क्यों होती है। तो लेखक कहते हैं कि किसी भी गुण की चर्चा करने पर, उस पर कुछ लिखने पर उसका फायदा ये होगा कि दूसरे लोगों को उन चीज़ों से, उस गुण से परिचय हो जाता है। अन्यथा जिन लोगों में ये गुण कम हो या हो ही नहीं,
वो उस गुण से परिचित नहीं हो पाते। लेकिन जब हम निबंध लिखते हैं तो अन्य लोग भी उस गुण से परिचित हो जाते हैं। अब मन की दृढ़ता पर चर्चा चल रही है, तो यहाँ लेखक उसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मान लीजिए कुछ लोगों में मन की दृढ़ता का अभाव होता है, तो जब इस विषय पर मैं निबंध लिख रहा हूँ तो अन्य लोग जिनमें कि इसका अभाव है या इसमें थोड़े कमज़ोर हैं, वो भी इस दृढ़ता नामक गुण से होने वाले लाभ से परिचित हो जाएंगे और उनके मन में भी ये बात आ जाएगी कि जिस तरह से मन के दृढ़ व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, हम भी इन चीज़ों से अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेंगे, अर्थात अपना जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उसको प्राप्त कर लेंगे। यदि दृढ़ता नहीं होती है तो बीच में लक्ष्य छोड़ करके लोग असफल हो जाते हैं या अपने कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो इसीलिए निबंधकार ने अपने इस निबंध में निबंध लेखन की आवश्यकता बताई है। इसी प्रकार जब दूसरे पद में आते हैं, प्रथम प्रश्न में, वहाँ दूसरा प्रश्न भी हमारे मन में उठता है। वो क्या है कि बालकृष्ण भट्ट ने अपने इस निबंध में अपने मन की दृढ़ता नामक गुण को या हर व्यक्ति के किसी भी गुण को बढ़ाने में किन किन उपायों का उपयोग किया जा सकता है, किन किन उपायों का उपयोग किया जा सकता है, वो उत्तर भी हमको इस पुस्तक में, इस निबंध में मिल जाता है। कैसे? निबंधकार विविध उपाय हमको बताते हैं। कैसे बताते हैं? वो कहते हैं कि मानसिक शक्तियों को विकसित करने के कुछ उपाय होते हैं और उन उपायों में काफ़ी हद तक सत्य भी होते हैं। अब यहाँ सत्य शब्द का प्रयोग किया क्योंकि पहले लेखक इस बारे में कह चुका है कि गधे को पीट पीट कर घोड़ा नहीं बनाया जा सकता। लेखक कहते हैं ठीक है, एक हद तक ये बात सही भी है, लेकिन कुछ साधन ऐसे होते हैं जिनको यदि अपनाया जाए तो हम इन गुणों में अभिवृद्धि कर सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं। जैसे अधिक विद्या की वृद्धि, कि हम अपनी विद्या को बढ़ाएं और स्थान स्थान पर पुस्तकालयों का निर्माण करें और उनमें लोग जाकर के पढ़ें भी। विविध क्लब और सभाओं का भी निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ सभाएं हों, क्लब हों, वहाँ चर्चाएं होती है हर विषय पर। तो विषयों पर जब चर्चाएं होती है तो उसमें विकास की संभावनाएं अधिक बनती है और अनेक उपकारी विषयों पर वक्तृता बढ़ती है। जो विषय उपकारी हैं, मानव का भला करने वाले हैं, उन पे व्याख्यान हो, उन पे बातचीत हो। और विविध समाचार पत्र भी इसी श्रेणी में लेखक मानते हैं। और विद्या के जो इस विषय से संबंधित जो तत्व हैं और नए नए जो मासिक पत्र हैं, वो भी लेखक इसी श्रेणी में मानते हैं कि इनको पढ़ करके व्यक्ति अपनी मानसिक शक्तियों का विकास कर लेता है और मानता है कि इन उपायों को यदि कोई व्यक्ति अपनाता है तो वह अपने इन गुणों को बढ़ा लेता है या गुणों में अभिवृद्धि कर लेता है और अपनी जो शक्तियां हैं उनको सहज रूप से नियमित भी कर सकता है। तो इस प्रकार से इसका ये उत्तर दिया जा सकता है। तीसरा प्रश्न जो निकलता है कि किसी भी व्यक्ति में कोई गुण कैसे आता है, इसके बारे में भी लेखक ने स्वयं ही सवाल उठाया और स्वयं ही जवाब देते हैं। दो
तरह की बात यहाँ उठाते हैं लेखक या निबंधकार कि किसी भी व्यक्ति में गुण दो तरह से आ सकते हैं। एक तो उसमें जन्मजात हो अर्थात प्रकृति प्रदत्त हो, एक तो गुण स्वतः ही उसमें आ जाते हैं, पैदाइशी उसमें ही गुण होते हैं। दूसरा ये है कि कुछ लोगों में या तो ये गुण होते नहीं है, कम होते हैं, पूरी तरह से विकसित गुण नहीं होते ये। वो अपने सतत प्रयत्न से अपने भीतर इन गुणों को पैदा कर सकते हैं या विकसित कर सकते हैं। मैंने दोनों प्रयोग किया है, पैदा या विकसित। मैं विकसित शब्द को ज़्यादा उचित मानता हूँ इस काम के लिए, क्योंकि गुण लगभग सब व्यक्तियों में कम या अधिक होते हैं, फिर उनको विकसित किया जाता है। जिसमें अधिक पहले से है उसको दिक्कत नहीं होती, और जिसमें पहले से नहीं है उसको अधिक समस्या आती है, तो उसको मेहनत अधिक करनी पड़ती है। तो यही बात लेखक ने कही है कि सतत प्रयत्न से भी प्राप्त करते हैं लोग गुणों को, और जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं वो गुण भी उसको प्राप्त होते हैं। वो प्रकृति से होते हैं और एक खुद की मेहनत से होते हैं। यहाँ लेखक फिर दो बातें कहते हैं। एक तो कहते हैं कि हमारे लिए सम्माननीय वह अधिक है जो कि अपने सतत प्रयासों से इस गुण को प्राप्त करता है, स्वयं की मेहनत से उसको प्राप्त करता है, वो नहीं जिसको प्रकृति से प्राप्त हुआ है। वो तो खैर वो प्रशंसा योग्य नहीं है, वो विद्वान है ये तो हम कह देंगे, वो योग्य है ये तो हम कह देंगे, लेकिन प्रशंसा योग्य अधिक कौन है? जो इसने अपनी मेहनत से उस चीज़ को प्राप्त किया है, या पहले से थी लेकिन उसको और अधिक विकसित करके हमारे सामने लाता है। यहाँ फिर लेखक कहता है कि चलो प्राप्त हम दो तरह से कर सकते हैं, लेकिन इससे किसी एक का कोई जो प्रभाव है वो कम नहीं कह सकते, किसी एक का गुण कम नहीं कह सकते, दोनों बराबर होते हैं। हाँ, उनके प्रभाव में थोड़ा बहुत अंतर अलग अलग प्रकार से हो सकता है। जैसे प्रकृति प्रदत्त जो गुण है वो अधिक तीव्रता लिए होगा, लेकिन जो मनुष्य अपनी मेहनत से प्रयास से प्राप्त करता है उसमें वह तीखापन नहीं होता जो प्रकृति प्रदत्त गुणों में होता है, लेकिन फिर भी उन गुणों में गंभीरता की मात्रा प्रकृति प्रदत्त गुणों से अधिक होगी। और इसमें कवि का उदाहरण भी दे सकते हैं कि जिस तरह से कवि में ईश्वर प्रदत्त शक्ति होती है, लेकिन वो अच्छा कवि, महान कवि कब होता है? जब उसमें उसका अभ्यास साथ में जुड़ जाता है। और लेखक ये भी यहाँ कहते हैं कि गुणों में असमानता तो ईश्वरी जो है उनकी भेदभाव मूलक प्रभाव के कारण होती है, हम उसकी परवाह नहीं करते, निरंतर प्रभाव और परिश्रम से अपने गुणों को विकसित करते रहते हैं। तो दो तरीके से प्राप्त की जा सकती है, और कौन सी किस तरह से प्राप्त होगी, क्या उसमें खासियत होगी, वो भी यहाँ स्पष्ट हो गया है। फिर आगे जो एक प्रश्न और उठ सकता है वो है, इसमें आगे उठेगा एक प्रश्न और उठ सकता है कि दृढ़ मन का उत्तम गुण क्या है? कि मन की दृढ़ता है वो हमारे भीतर है, तो मन दृढ़ कब होगा? जब वो दृढ़ता होगी। तो गुण कौन सा होगा? मन की दृढ़ता। तो जो दृढ़ मन होता है उस मन में अनेक मानसिक शक्तियाँ होती है, अनेक तरह की मानसिक शक्तियाँ होती है। भट्ट जी का ये मानना है कि जिन लोगों के मन में ये दृढ़ता होती है वो व्यक्ति विशिष्ट होते हैं, और ऐसे व्यक्ति जिस किसी भी कार्य में अपना प्रवेश करते हैं उस कार्य को सफलतापूर्वक संपादित भी करते हैं या संपन्न भी करते हैं। इसलिए मन की दृढ़ता को लेखक सर्वोत्तम गुण मानते हैं।
और आगे इसी बात को और स्पष्ट करते हुए लेखक कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में इस तरह की दृढ़ता होती है या ये गुण होता है, वह उस गुण का आनंद उठाता है। लेकिन जब हम इस आनंद की, इस गुण की चर्चा अन्य लोगों से करते हैं तो अन्य लोग भी उसको पढ़ करके, उसको जान करके अपने जीवन में उन चीज़ों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उन चीज़ों से आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए लोगों को चाहिए कि वह इस गुण को, जो कि व्यक्ति का सर्वोत्तम गुण मान सकते हैं, उसको अपने भीतर विकसित कर सके। अब ये तो छोटे छोटे प्रश्न थे। अब बड़े प्रश्न क्या बन सकते हैं? एक तो ये उठ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट ने मन की दृढ़ता नामक शीर्षक के निबंध में किस तरह के विचार व्यक्त किए हैं, वो आता है। या उसी को यदि हम कहें दूसरे रूप में परिवर्तित करके पूछ सकते हैं कि मन की दृढ़ता नामक निबंध का सारांश लिखिए। तो ये हम पीछे इसका उत्तर कर चुके हैं, तो इसलिए मैं यहाँ दोहराऊंगा नहीं। हाँ, एक प्रश्न इसमें छूट गया है, जो छोटा प्रश्न भी है, बड़े प्रश्न के साथ जोड़ करके इसको कई बार दे देते हैं। यहाँ मैं उन शुरू में बताना भूल गया कि निबंध, जो मन की दृढ़ता का निबंध है, इसमें एक तो हुआ है मन की दृढ़ता का, और दूसरा हुआ है हठ का, हठ शब्द का प्रयोग हुआ है। आपसे भी पूछा जाए कि दृढ़ता और हठ में क्या अंतर है, मानसिक दृढ़ता का गुण है उसमें, और हठ में क्या अंतर है, तो आप एक बार संशय में पड़ जाएंगे। लेकिन बिल्कुल स्पष्ट है कि हठ किसी भी विषय वस्तु पर किया जा सकता है, बिना विषय वस्तु के भी किया जा सकता है, बिना सोचे समझे किया जा सकता है, और इसमें दुराग्रह हो सकता है, इसमें कमियां हो सकती है। तो कमियों के रहते हुए, दुराग्रह के रहते हुए भी ही जो दृढ़ता रहती है, जो मजबूती रहती है, वो जिद, जो जिद रहती है, हम जिद भी कह सकते हैं, उसे हम हठ कह सकते हैं। वो हठ होता है, अर्थात हठ में कमजोरियां, बुराइयां होती है। और जो दृढ़ता इन सब चीज़ों से वंचित हो, या इन बुराइयों से बची हुई हो, या इन बुराइयों को छोड़ करके जो बच्चा है, वो यदि दृढ़ता रहती है, अच्छे गुणों, अच्छे मन में भलाई हो, दूसरे को बारे में सोचने वाले हों, दूसरे को समझने वाले हों, तो इस तरह के लोग यदि दृढ़ता रखते हैं, जैसे गांधी जी का आप सुनिए किस तरह से वो व्यक्ति दृढ़ था, शरीर से कमज़ोर लेकिन मन से बेहद दृढ़। मानसिक हमारी भिन्नता, वैचारिक भिन्नता गांधी से हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, क्योंकि युवा अवस्था में गांधी कम पसंद आते हैं, क्योंकि जोश अधिक होता है, होश कम होता है, और गांधी जोश को होश से नियंत्रित करके चलते थे। तो गांधी इसी तरह के व्यक्ति थे कि उन्होंने इस चीज़ को समझा था, बुराइयों को दबाया था, और वो दृढ़ता अपने मन में रखी थी। तो मूल अंतर ये हो जाता है दृढ़ता में और हठ में, वो क्या है कि दोनों में मजबूती तो होती है, लेकिन हठ में जिद या दुराग्रह होता है, लेकिन मानसिक दृढ़ता में हठ या जिद या दुराग्रह नहीं होता। एक पहचान और बताइए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को कुछ बताना चाहता है, बात कर रहा है उससे, और बात करते करते सामने वाले को यदि ये अवसर दे देता है कि वह व्यक्ति जो कह रहा है वह ग्राह्य है अथवा नहीं है, वह उचित है अथवा उचित नहीं है,
तो यदि ये अवसर बताने वाले व्यक्ति ने यदि दे दिया तो वह व्यक्ति अपनी दृढ़ता को नहीं दिखाता है। दूसरा व्यक्ति जो कि व्याख्यान दे रहा है, अब किसी को कुछ बता रहा है, उसकी दृढ़ता का पता तब लगता है जब सामने वाला सोच ही नहीं सके कि ये क्या कह रहा है। मान लो मैं आपको बता रहा हूँ और आपको ये अवसर मिल रहा है कि मैं तो गलत बता रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ, ये सोच रहे हैं और आपको मौका मिल रहा है, तो इसका मतलब मेरा व्याख्यान उतना प्रभावी नहीं है। मैं अपने आप में उतना दृढ़ नहीं हूँ कि मैं आपको प्रभावित कर सकूँ। फिर एक प्रश्न और था छोटे में, अंत में इसके, कि ये गुण जो होते हैं वो कब लाभदायक होते हैं। कब? मान लीजिए दृढ़ मन के लोग भी मिलेंगे, कमज़ोर मन के लोग भी मिलेंगे। तो आमतौर पर क्या होता है, कमज़ोर मन वालों पे मजबूत या दृढ़ मन वाले हावी हो जाते हैं। तो हर समय ये लाभदायक हो आवश्यक नहीं है, उसका लाभ गलत लोग उठा सकते हैं, दृढ़ता गलत में भी हो सकती है। तो ये तब लाभदायक होता है जबकि दृढ़ मानसिकता वाला व्यक्ति खाली उत्तम गुण वाला हो यही जरूरी नहीं है, उसके मन में दूसरों के प्रति सहानुभूति भी हो, अर्थात हर तरह के भले बुरे, ऊंचे नीचे, ज्ञानी अज्ञानी सबके बारे में मन में उसके प्रवेश करने की क्षमता हो, अर्थात दूसरों को समझ सके और उनको समझा सके। तो वह एक ऐसे मधुकर की तरह हो जाता है, ऐसे भंवरे की तरह हो जाता है जो कि फूलों का रस चूसता है, तो खुद को भी आनंद आता है और फूलों को भी परागण के माध्यम से फायदा होता है, लाभ होता है। और असल में दुनिया में सच्चाई क्या है, विश्व की सच्चाई क्या है, उसके बारे में वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है, कमज़ोर वाला भी और मजबूती वाला भी, मन की दृढ़ता रखने वाला भी और दुर्बल मन का व्यक्ति भी दुनिया की पहचान करने में सक्षम होता है। यदि ये स्थिति नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान भी हो सकता है। तो ये प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल गया। अब एक चीज़ थोड़ी सी और बैठती है शैलियों पर। खाली इस निबंध के आधार पर तो हम शैलियों पर चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन पूर्व में हमने अध्ययन किया था निबंधकार के व्यक्तित्व एवं कृतित्व में, उसमें कुछ हद तक हमने ये बातें देख ली थी कि बालकृष्ण भट्ट अपने समय के जो निबंधकार थे उनमें सबसे उच्च श्रेणी के निबंधकारों में से शामिल थे, एक थे। और उस युग के निबंधकार प्रारंभिक श्रेणी में थे, उनकी भाषाओं में अक्खड़पन था, उनकी भाषाओं में वो अनगढ़पन था, लेकिन इनकी भाषा घड़न की दृष्टि से पूरी तरह से परिपक्व थी। परिपक्व भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने, तत्सम शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है, सामासिक शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है। और चूंकि ये पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे इसलिए इन्होंने तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है, तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है, अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी किया है, फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी किया है, जहाँ से जो शब्द उस भाव को अभिव्यक्त करने में उपलब्ध हो गया, वो शब्द चलन में है तो उसका प्रयोग उन्होंने किया है। अब शैली को देखें तो 5-7 तरह की शैलियाँ ही निबंध में अधिक काम में ली जाती है। जैसे वर्णात्मक शैली काम में ली जाती है तो इन्होंने भी लिया है, चित्रात्मक शैली काम में ली जाती है तो वो भी इन्होंने प्रयोग की है, व्यंग्य प्रधान शैली इन्होंने प्रयोग में ली है, अक्सर निबंधकार काम में लेते ही लेते हैं, विवेचनात्मक शैली भी इन्होंने ली है और साथ में विश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग भी इन्होंने किया है। चूँकि भावात्मक निबंध भी इन्होंने खूब लिखे हैं तो प्रलाप व आवेग शैली का प्रयोग भी इनके द्वारा किया गया। और इसी निबंध में हमने देखा है कि उद्धरण शैली भी इन्होंने इस निबंध में काफ़ी हद तक प्रयोग में ली है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि काफ़ी तरह की शैलियों का उपयोग इन्होंने अपने निबंधों में किया है। अब इसके बाद एक प्रश्न जो बचता है वो हम आज नहीं करेंगे,
वो कल करेंगे कि निबंध के तत्वों के आधार पर यह निबंध कहाँ तक खरा उतरता है, अपने विचार लिखिए या विवेचना कीजिए। तो ये इतने प्रश्न हमारे बने थे और एक अंत में जो मैंने प्रश्न उठाया उसका उत्तर हम कल देंगे, क्योंकि इसका उत्तर बड़ा होगा और हमारा व्याख्यान इतना समय नहीं होता, इसलिए आज नहीं कर सकते, कल करेंगे। 15-20 मिनट जितना भी समय लगेगा उसमें हम करेंगे। इसी के साथ आज की अपनी इस वार्ता को, अपनी बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। जय हिंद।